हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट 4 पार्ट में हमने पिछले 4 पार्टों में क्या पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस करी है और क्लोज टेस्ट में हमारी रीडिंग, वोकैब और उसके साथ साथ हमारी ग्रामर की स्किल्स को पूछा जाता है। उसको लेके हमें ध्यान देना है कि हमारे ग्रामर के रूल अच्छे रहें। तो लास्ट क्लोज टेस्ट में हमने देखा था कि ग्रामर के बारे में, टेंस के बारे में ज़्यादा था। टेंस में वो भी पास्ट के बारे में, यानी पास्ट का कंटिन्यूस और पास्ट का परफेक्ट हमने यूज़ किया था। अब इसी के साथ हम अगले क्लोज टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और हम अपना क्लोज 11 शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें थीम पता करनी होती है कि क्लोज टेस्ट किस बारे में है। थीम हमें इसमें ओवरऑल थीम पता करनी है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन ओशियन अर्थक्वेक। अब देखिए किसकी बात हो रही है, इंडियन ओशियन अर्थक्वेक। आपको पता है इंडियन ओशियन है हमारे, अब उसके अंदर एक अर्थक्वेक आया है या उसके ऊपर नाम रखा गया इंडियन ओशियन अर्थक्वेक ऑफ 2004, यानी 2004 में अर्थक्वेक आया था। ऑल्सो एज द सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक, और उसको सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक, अगर आप इसी लाइन को समझ पाए तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इंडियन अर्थक्वेक जो 2004 में आया था उसको सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक भी कहा जाता है। वॉज एन अंडरसी, और ये कैसा अर्थक्वेक है, वॉज एन अंडरसी अर्थक्वेक दैट ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 दिसंबर 2004, यानी ये कब आया, ये 26 दिसंबर 2004 को मॉर्निंग में आया था। इट हैड अ डैश ऑफ 9.5 ऑन द रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल क्या होता है, जो अर्थक्वेक होते हैं उनकी तीव्रता है ना, उनको मापता है कि कितना ज़्यादा ये खतरनाक है। तो रिक्टर स्केल पे हमने जो रेटिंग करते हैं, और जब इसकी रेटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अर्थक्वेक इतनी तीव्रता का है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका इतना 9.15 मैग्नीट्यूड है। तो हम उसकी तीव्रता को नापते हैं, जहां नापते हैं उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। विच मेक इट वन ऑफ द मोस्ट डैश अर्थक्वेक्स इवन रिकॉर्डेड, यानी उसको जो इतना खतरनाक अर्थक्वेक आया उसको ये क्या बना दिया गया है, जितने भी अब तक के अर्थक्वेक आए उनमें से इसको एक बना दिया गया है। अभी वो हमें पता नहीं है, डैश लगाया गया है। द ओनली अर्थक्वेक ऑफ डैश मैग्नीट्यूड वॉज द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ चिल। चिली जो है ना, ये एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर। तो वहां पर बताया गया कि जो अब तक का जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था वो 9.5 मैग्नीट्यूड, यानी उसका तीव्रता 9.5 है, जो 1969 में आया था। द इंडियन ओशियन अर्थक्वेक डैश मोर देन 100 पीपल मेकिंग इट वन ऑफ द डेडलीस्ट इन द मॉडर्न हिस्ट्री, यानी उसने 100 लोगों को मार दिया। और ऐसा होने के बावजूद, या ऐसा जब उसने किया तो उससे उसको क्या कर दिया गया, डेडलीस्ट बना दिया गया मॉडर्न हिस्ट्री, यानी अभी जो हमारा रिसेंट हिस्ट्री पीरियड चल रहा है, या बात करें पिछले 50 सालों में या 100 सालों में, ऐसा कुछ 20 सालों में, 30 सालों में, उसमें उसको एक खतरनाक अर्थक्वेक बना दिया। इट लास्टेड, और ये कब तक रहा, टू 10 मिनट्स। अब अर्थक्वेक जो है ये 10 मिनट तक रहा। व्हेन द मोस्ट अर्थक्वेक लास्टेड नो मोर देन अ फ्यू सेकंड, यानी ये बोला गया कि जो बहुत सारे अर्थक्वेक होते हैं वो चंद सेकंड तक नहीं रहते हैं, और ये 10 मिनट तक रहा। यानी आप समझ रहे हो, 10 मिनट तक हिलती रही है वहाँ की जो लैंड है, वो जो नीचे का जो सी की प्लेटें हैं, जो सी का जो लैंड है, लिथोस्फीयर है, वो पूरा हिलता रहा है 10 मिनट तक। ये बहुत बड़ी बात होती है। इट कॉज्ड द प्लैनेट टू मूव ऑफ इट कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, यानी कोर्स, जैसे रिवर का कोर्स होता है ना, रिवर कोर्स मतलब रिवर का जो रास्ता बनता है। जब नदी सूख जाती है तो आप देखते हो रिवर कोर्स, तो जहाँ से नदी निकली हुई होती है हम बोलते हैं रिवर कोर्स। बाय एटलीस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स, यानी ये इतना खतरनाक था। इसमें जो धरती का जो जैसे रिवॉल्यूशन है, हमारी धरती इस तरीके से सूर्य के चक्कर काटती है, ये धरती है, यानी इसने इसके कोर्स से थोड़ा सा फ्यू सेंटीमीटर्स तक इसको जो है अलग किया। अब धरती का खुद का मास कितना ज़्यादा है, अब इतनी बड़ी विशाल धरती को इसने क्या करा, इसने उसके रास्ते से थोड़ा सा हिला दिया, अलग। द अर्थक्वेक एल्सवेयर एज फार अवे एज अलास्का। तो यानी ये किसकी बात करी गई है, अर्थक्वेक की बात करी गई है, और स्पेसिफिक कौन से अर्थक्वेक की बात करी गई है, जो 2004 इंडियन ओशियन में आया था। अब हमें इसके क्या करने, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अपने क्लोज टेस्ट को देखना है। तो सबसे पहला आता है हमारा ए, नोन, कॉल्ड, रिकॉग्नाइज्ड और रेफर। तो जब हम बात करते हैं
कि इंडियन ओशियन अर्थक्वेक ऑफ 2004 आल्सो रिकॉग्नाइज्ड कॉल्ड नोन। तो जब भी होता है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको और हम कहते हैं नोन। इसके लिए आता है सही वर्ड नोन। तो यहाँ पर क्या सही वर्ड आएगा, नोन। अब बढ़ते हैं। Andaman earthquake was an undersea earthquake that dash on the morning of 26 December 2004। यानी ये बता रहा है कि ये आया तो ये अकर्ड हुआ, बिगिन हुआ, ये हैपेंड हुआ, अरोज हुआ, ये क्या हुआ, ये अकर्ड हुआ, क्योंकि ये किसी की वजह से हो रहा है। ये देखिए अर्थक्वेक जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना, तब अर्थक्वेक आता है। तो ये अकर्ड हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई कॉज है। तो ये अरोज उठा नहीं है, हैपन नहीं हुआ, ये अकर्ड हुआ है, अकर्ड। तो इसका सही होगा अकर्ड। कब हुआ, अकर्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 दिसंबर 2004, राइट। तो अब बिगिन इसलिए नहीं होता कि इसकी शुरुआत नहीं होती, लाइक बिगिन एक प्रोसेस होता है कि एक प्रोसेस शुरू हो गया और बाद में उसको एंड हो गया। अर्थक्वेक ऐसे नहीं होता। डायमेंशन, मैग्नीट्यूड, हाइट, रेफरेंस। देखिए तो उसका क्या है, इट हैड अ डैश ऑफ 9.15। क्या इसका डायमेंशन है, या देखो यहाँ से पता लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हाइट होगी, डायमेंशन होगा, क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड वाज द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ चिली। चिली का जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा तो इट हैड अ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर सही वर्ड आएगा मैग्नीट्यूड, राइट। और यहाँ पर हमारा क्या वर्ड आया था, अकर्ड। तो ये हो गया हमारा सही वर्ड अकर्ड, और हो गया मैग्नीट्यूड। अगला आता है ग्रेट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, पावरफुल। तो अब हम इसमें बताना है, तो क्या होगा, ग्रेट, ब्यूटीफुल होगा, वंडरफुल होगा, पावरफुल होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट अर्थक्वेक्स, पावरफुल अर्थक्वेक, इवन। अब क्या होगा, वंडरफुल अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है ये जिसकी ये बात कर रहा है, ये इतना पावरफुल अर्थक्वेक था, इसका जो रेक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड गया वो 9.5 था। यानी यहाँ पर आएगा सही वर्ड पावरफुल, पावरफुल। क्योंकि ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये अब तक का ऐसा जो उसके बाद सिर्फ यही है जो चिली का सबसे बड़ा है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स इवन रिकॉर्डेड, जो अब तक रिकॉर्डेड करे गए उनमें से एक है ये। तो पावरफुल आएगा इसका सही वर्ड। अब अगला हम बढ़ते हैं। द ओनली अर्थक्वेक ऑफ डैश मैग्नीट्यूड वॉज द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ चाइल इन 1969। तो चिली कंट्री जो है उसमें अब तक का आया था इसका। तो द वन ओनली डिस्टिंक्ट कंपेरेबल लाइकवाइज। तो हम इसके जैसा बता रहे हैं कि इसके जैसा जो है खतरनाक हमारा अर्थक्वेक आया था, यानी लाइकवाइज, यानी इसके जैसा जो खतरनाक था वो चाइल देश में था, राइट। चाइल कंट्री के अंदर था 1969 के अंदर। तो चाइल देखेंगे आप कहाँ मिलेगा, ये साउथ अमेरिका का नीचे आपको बॉर्डर मिलेगा इस तरीके से, ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पर एक लंबी सी कंट्री होगी, वही हमारी चाइल कंट्री। द इंडियन ओशियन अर्थक्वेक डैश मोर देन 100 पीपल। तो जो अब इंडियन ओशियन अर्थक्वेक है, क्या उसने डिस्ट्रक्टेड करा लोगों को, 100 लोगों को मर्डर करा, या सेव्ड किया। सेव्ड तो देखिए ये सबसे पहले करिए गलत, और मर्डर्ड को करिए गलत। मर्डर्ड तब होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे को मार देता है। जब घटनाओं में लोग मारे जाते हैं तो उसके लिए हम सही वर्ड यूज करते हैं किल्ड। तो अर्थक्वेक ने मार दिया, कितने लोगों को मारा उसने, 100 लोगों को, मेकिंग इट वन ऑफ द डेडलीस्ट। क्या बनाया उसको, वन ऑफ द डेडलीस्ट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। तो वन ऑफ द डेडलीस्ट ब्लोज, फेलियर्स, ब्रेक डाउन। तो क्या बनाया इसने, डिजास्टर। अर्थक्वेक क्या है, डिजास्टर, वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर। अब तक के मॉडर्न टाइम का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर बनाया। इट लास्टेड dash to 10 minutes when the most earthquake was last no more than a few seconds। तो ये कब तक रहा, ये 10 मिनट। इट लास्टेड डैश, अब क्या रहेगा, ओपन, नियर बाय, क्लोज। इट लास्टेड टू क्लोज 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट तक रहा, राइट। क्लोज ऑन दी, क्लोज टू 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट तक के करीब रहा। जब हम लास्टेड क्लोज टू 10 मिनट्स कहते हैं, यानी करीब 10 मिनट तक के करीब रहा। अब जबकि कुछ अर्थक्वेक हमारे कुछ सेकंड तक भी नहीं रहते हैं। इट कॉज्ड द डैश प्लैनेट टू, अब उसने क्या करा, प्लैनेट को क्या करा, इट कॉज्ड द डैश फुल, एंटायर, कंप्लीट या टोटल। इट कॉज्ड द एंटायर प्लैनेट, उसने पूरे प्लैनेट को जो है
डिस्टर्ब किया, है ना? उसने उसको उस पूरे प्लैनेट को किस तरीके से उसने कॉज़ किया, डिस्टर्ब किया कि उसने उसका कोर्स यानी रास्ता ही फ्यू सेंटीमीटर्स बदल दिए एंड डैश द अर्थक्वेक एल्सवेयर एज़ फार एज़ अलास्का, यानी अलास्का तक उसको जो है महसूस किया गया। तो प्रोमोटेड, एलिसिटेड, ट्रिगर्ड, इन्वेंटेड, तो इसका सही वर्ड होगा ट्रिगर्ड, यानी अलास्का तक उसको ट्रिगर्ड करा। तो मैं आपको रेफरेंस दूं, अगर ये आपका सुमात्रा है और ये अंडमान है तो ये इंडिया हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया, ये अंडमान आइलैंड्स हो गए, ये सुमात्रा आइलैंड्स हो गए, और यहाँ से आपने देखा होगा फिर ये एशिया का लास्ट हो गया, यहाँ जापान हो गया, यहाँ पूरा पैसिफिक ओशियन हो गया, और यहाँ के बाद आता है आपका अमेरिका, अमेरिका के इस साइड तक होता है हमारा अलास्का, रशिया, यहाँ रशिया हो गया, यहाँ अलास्का गया, यानी इसका इफेक्ट इतना रहा, यानी वो आधी दुनिया मतलब पूरा पीछे जाके, अपने एकदम पीछे जाके उसने उसको ट्रिगर्ड करा, राइट? तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पैसेज खत्म। तो ये लास्ट पैसेज हमारा अर्थक्वेक और उसके इफेक्ट और उसकी वजह से हुए नुकसान के ऊपर था। अब नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट पैसेज है ये हमारा पैसेज किसके ऊपर है, अब हम इसकी थीम देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीम को देखते हैं। सोक्रेट्स हु वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड डैश नेवर लाइक्ड टू राइट। जो सोक्रेट्स थे ना, ये बहुत बड़े थिंकर थे, है ना? बहुत बड़े जो विचारक होते हैं, जो किसी बात पे बहुत ज़्यादा अपने विचार रखते हैं, तो ये उस तरीके से नाम है हिस्ट्री में इनका, सोक्रेट्स। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके इनके बारे में भी आप पढ़ाई करते हैं। सोक्रेट्स नेवर लाइक टू राइट, ही वॉन्टेड टू मेक पीपल डैश वेल। प्लाटो, जो प्लाटो जो है, प्लाटो वन वॉज द मोस्ट, देखिए प्यूपिल का मतलब होता है छात्र। आपके जो आप टीचर्स हैं, टीचर्स के जो छात्र होते हैं उन्हें बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है? स्टूडेंट, प्यूपिल, तो ये हमारे सिनोनिम्स हैं। प्लाटो जो है इनका छात्र है, किसका, सोक्रेट्स का। वॉज द मोस्ट डैश प्यूपिल ऑफ द सोक्रेट्स with boundless love and dash for his dash Plato wrote all the teachings of Socrates। तो प्लाटो ने क्या करा, उसने जो भी उसको सिखाया, सोक्रेट्स ने उसे सिखाया, उसने उन सबको लिखा। ईयर्स डैश व्हेन प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, जब प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ तो जो प्लाटोस की बुक थी जिसमें उसने अपने टीचिंग लिखे अपने टीचर के द्वारा, कौन था टीचर, सोक्रेट्स के द्वारा जो लिखे, वर ऑल्सो, अब क्या हुआ होगा, प्रिंटिंग आई होंगी तो प्रिंटेड हुई होंगी, दे हैव बीन डैश इनटू मैनी। अब क्या बोला, दे हैव बीन इनटू डैश मैनी, क्या, तो अब दे हैव बीन का मतलब क्या है, जो प्लाटोस की बुक्स थी ये उनके बारे में बात कर रहा है, उनकी टीचिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये थीम किसके ऊपर है, ये थीम सोक्राट्स के ऊपर है। सोक्रेट्स के जो शिष्य रहे प्लाटो, उसके ऊपर है, और सोक्रेट्स की टीचिंग के ऊपर है जिसको प्लाटो ने बुक का फॉर्म दिया, राइट? तो टीचर, प्रीचर, स्पीकर, अनाउंस्ड। तो देखिए सोक्रेट वाज अ ग्रेट थिंकर एंड डैश नेवर लाइक टू राइट, उनको लिखना पसंद नहीं था। अगर आप इस लाइन से हिंट देखेंगे, ही नेवर लाइक टू राइट, तो राइट लिखना पसंद नहीं था, तो ही वॉज नॉट अ टीचर। तो जब ऐसे लोग होते हैं वो हम उनको स्पीकर बोलते हैं। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड स्पीकर, जिन्हें लिखना पसंद नहीं था। ही वॉन्टेड टू मेक पीपल, अब क्या करना चाहते थे, टू मेक पीपल डैश वेल, तो क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड टू मेक पीपल, ही नेवर लाइक टू राइट, अभी यहाँ हमें देखना है सेक्शन, ही नेवर लाइक टू राइट। अब क्या उन्हें लिखना पसंद नहीं था, देखिए जो ही वॉज अ थिंकर एंड स्पीकर एंड ही नेवर लाइक टू राइट वॉट, क्या उन्हें लिखना पसंद नहीं था, लेटर्स, ऐसे, बुक्स, पोएम्स। तो यहाँ पर अगर आप पूरे पैसेज में देखो तो किसके बारे में बात हो रही है, बुक्स के बारे में हो रही है, क्योंकि प्लाटो ने उनकी बुक्स दिया, देन उन बुक्स को प्रिंटिंग कराया गया, तो प्लाटो ने उनकी सारी टीचिंग्स को लिखा, तो ही नेवर लाइक टू राइट बुक्स, तो बुक्स, स्पीकर, राइट? ही वॉन्टेड टू मेक पीपल, अब वो क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड टू मेक पीपल स्पीक, थिंक, एक्ट और प्ले। तो वो चाहते थे कि लोग क्या करें, लोग सोचें, स्पीक नहीं, बोलना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग अच्छा सोचें, थिंक वेल। ही वॉन्टेड टू मेक पीपल थिंक वेल, वो चाहते थे लोग अच्छा सोचें। प्लाटो वॉज द मोस्ट डैश pupil ऑफ सोक्राट्स। तो प्लाटो कौन था, प्लाटो वॉज नोन, लविंग, ओबीडियंट और फेमस। तो अगर हम बात करेंगे तो प्लाटो जो है, यहाँ से हमें जो पता चला, प्लाटो जो है वो उनका
ओबीडियंट। जो टीचर जो स्टूडेंट होता है ना वो ओबीडियंट होता है, उसके लिए जो करेक्ट एडजेक्टिव होता है वो फेमस नहीं, ओबीडियंट। उनका आज्ञाकारी प्यूपिल था, वॉज वन ऑफ द मोस्ट ओबीडियंट प्यूपिल ऑफ सोक्रेट्स विद बाउंडलेस लव एंड डैश फॉर हिज। अब हिज क्या हो सकता है, यहाँ लव और हिज उसकी राइटिंग्स या उसके काम को लेकर बात हो रही है, तो ही वॉज यहाँ पे लिखेंगे विद बाउंडलेस लव एंड डैश फॉर हिज बाउंडलेस लव। अब लव के बाद काइंड, क्या उसको काइंडनेस था या रिस्पेक्ट था या क्या था, तो लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज, क्या होगा उसके फॉर हिज प्यूपिल, उसके प्यूपिल के लिए, गार्जियन के लिए, मास्टर के लिए, सर्वेंट के लिए। तो क्या था उसको, जो प्लाटो का था वो अपने मास्टर के लिए क्या रखता था, वो मास्टर के लिए रिस्पेक्ट रखता था, प्यार रखता था, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज मास्टर। तो जो उसके जो मास्टर थे सोक्राट्स थे, प्लाटो जो था हमारा, प्लाटो वो उनके लिए क्या रखता था, प्यार, रेस्पेक्ट फॉर हिज मास्टर। प्लाटो रोट ऑल द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेट्स, तो प्लाटो ने सारी जो सोक्रेट्स की टीचिंग थी उनको लिया। ईयर्स, अब ईयर्स व्हेन प्रिंटिंग इज इन्वेंटेड, और ईयर्स लेटर, आफ्टर, बिफोर, ओवर। तो ईयर्स के बाद क्या होगा, ईयर्स लेटर, सालों बाद जब प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है ईयर्स लेटर, लेटर व्हेन प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, प्लाटोज बुक्स वर आल्सो प्रिंटेड हुई होंगी, पब्लिश्ड हुई होंगी। तो क्या सही वर्ड आएगा हमें ये देखना है। तो प्लाटो बुक्स वर आल्सो पब्लिश्ड, रिलीज्ड, प्रिंटेड क्या रहा होगा, जो प्लाटोज की बुक है उनको भी पब्लिश्ड किया होगा, उनको भी प्रिंट करके बाहर बेचा होगा पब्लिशिंग हाउस ने, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड। तो सही वर्ड कौन सा आएगा, पब्लिश्ड। दे हैव बीन डैश इनटू मेनी, तो अब वो क्या क्या, दे हैव बीन डैश यानी बुक्स के बारे में बात हो रही है, दे हैव बीन डैश इनटू मनी यानी उनको चेंज कर दिया गया, बुक्स को रिटन करा गया, पब्लिश करा गया, ये ट्रांसलेट। तो सही वर्ड आएगा, अगर हम इस पूरे फ्रेज को देखें, ट्रांसलेट, देखिए चेंज करेंगे उनके वेज को, वेराइटीज को, लैंग्वेजेस को, तो उनको ट्रांसलेट करा गया बहुत सारी लैंग्वेजेस में। सो दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्लोज 12 एंड। अगला क्लोज होता है हमारा 13। तो अब एग्जाम्स में जो है हमारे केवल 5 पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में और भी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास, टाइम समय का समय बाध्य होता है हमारे पास, समय के बहुत कम होता है, तो उस समय में हमें 5 पूछे जाते हैं, और वो जो 5 हैं वो अच्छे पूछे जाते हैं, उनमें ही आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोज 13 की। The dash of lectures could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work। देखिए the dash of the lectures could be enhanced, तो lectures की बात हो रही है, उनको enhance किया जा सकता है कैसे, introduce the lecture with a brief review of the work, यानी जो भी lecture है उसका brief review किया जाए। It should also be indicated how the day's lecture, और ये ऐसे indicate करना चाहिए जो दिन का lecture है into the course pattern, राइट। अ लेक्चर शुड बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स, यानी लेक्चर किस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, अगर आपने लेक्चर देना शुरू कर दिया तो वो सीधा चलता रहे, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, अनलेस कंडीशन लगाई गई है। एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द dash of a concentrated listening causing intermittent wandering of attention and loss of continuity thought। यानी बात करेगी ये जो लॉन्ग लेक्चर्स चलते हैं वो क्या कर देते हैं, जब आप किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हो, जब आप लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट वेंडरिंग ऑफ अटेंशन, यानी जो ध्यान है वो भटक जाता है, और जो आपकी कंटिन्यूटी थी थॉट की वो टूट जाती है। तो यानी ये लेक्चर और उसकी डिलीवरी को लेकर हमसे ये पैसेज बता रहा है। अब हम बात करें कंडीशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इंटरेस्ट। द लेक्चर, कंडीशन ऑफ लेक्चर्स, द कंडीशंस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, द कंडीशंस ऑफ लेक्चर या फिर इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स कुड बी इनहेंस। अब क्या लेक्चर्स की क्या हो सकती है, कंडीशन इंप्रूव हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं है, इफेक्टिवनेस, यानी लेक्चर जो है हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, कारगर होना चाहिए। तो लेक्चर का जो इफेक्टिवनेस है, द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स कुड बी इनहेंस्ड, कैसे उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क dash ascending, preceding, receding, succeeding। the brief review of preceding यानी प्रिसाइड करना चाहिए हमें, राइट, प्रिसाइडिंग द वर्क, प्रिसाइडिंग। इट शुड बी ऑल्सो इंडिकेटेड हाउ डेज लेक्चर, अब कैसे इंडिकेट हाउ डेज लेक्चर फिट्स
या फिर गेट्स या फिर एड या फिर लेट। तो डेज का जो लेक्चर वो शेड्यूल में या फिर जो कंटेंट है उसमें फिट कैसे बैठना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आएगा द डेज लेक्चर फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न, यानी कोर्स पैटर्न में कैसे फिट बैठना चाहिए। और लेक्चर देखिए, तो यहाँ पर क्या है ना, जब आप क्लोज करते चलो तो इनको फिल कर दिया करो। यहाँ पर हमारा इफेक्टिवनेस हो गया, राइट, यहाँ पर हमारा फिट्स हो गया, तो यहाँ पर हमारा प्रीसीडिंग हो गया। तो इस तरीके से फिल करना। अ लेक्चर शुड बी डैश प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। तो लेक्चर को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, कंटिन्यूसली, ऑफन, रैंडमली, सेल्डमली। यानी देखिए, अगर कंटिन्यूसली आपने यहाँ वर्ड यूज करा तो क्या होगा, जब आप यहाँ कंटिन्यूसली यूज करेंगे, अ लेक्चर शुड बी कंटिन्यूसली बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। तो लेक्चर जो है ना अनब्रोकन डिस्कोर्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए कि अनब्रोकन डिस्कोर्स ना हो। तो इसका जो सही वर्ड होगा सेल्डम, सेल्डम, इसका सेल्डम आएगा इसका सही वर्ड। अथॉरिटी, कैपेसिटी, कंफर्टेबिलिटी, रीजनेबिलिटी। तो अगला वर्ड है हमारा ये। द लॉन्ग लेक्चर्स स्ट्रेन द अथॉरिटी, कंफर्टेबिलिटी, रीजनेबिलिटी। क्या स्ट्रेन करते हैं हमारे, द लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स कैपेसिटी। किस चीज की कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ये कैपेसिटी करते हैं कि हाँ आपको पता चलेगा, कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेटेड लिसनिंग। अथॉरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड लिसनिंग नहीं होता है, रीजनेबिलिटी नहीं होता है, कैपेसिटी थी, ध्यान पूर्वक सुनने की जो आपकी क्षमता होती है, उसमें क्या हो जाता है, वो इधर उधर भटकने लगती है, रुकावट हो जाती है, और उससे आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो आपका जो लेक्चर आप समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा कैपेसिटी। तो इस तरीके के हमारे 5 जो है पूछे जाएंगे। अगला आता है हमारा मराइन कंजर्वेशन। मरीन कंजर्वेशन का मतलब होता है, देखिए मरीन किसके लिए यूज होता है, जो हमारे सी के लिए होता है, सी में जो होता है उसके लिए हम एक्टिविटीज या उनके लिए बात करते हैं। जब हम सी से रिलेटेड चीज़ों के लिए बात करते हैं तब हम मरीन का वर्ड यूज करते हैं। मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी इज होस्टिंग द अंजराले टर्टल फेस्टिवल। अंजराले जो है एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक बीच है अंजराले बीच। वहाँ पर क्या हो रहा है, एक फेस्टिवल जो है होस्ट किया रहा है, किसके द्वारा, मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा 2019 में। एमिंग टू मेक मोर पीपल अवेयर अबाउट ओलिव रिडले टर्टल्स। ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं ये एक तरीके के टर्टल्स होते हैं, राइट। जैसे टर्टल्स जो होते हैं, कछुए जो होते हैं, उनके बारे में बात करिए। ओलिव रिडले टर्टल्स उनका नाम है। द सी डैश गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ओलिव कलर्ड। तो उन जो वो हैं जो सी के क्या हैं, किनके बारे में बात हो रही है, जिनको ओलिव कलर्ड मिला गया, टर्टल्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ऊपर दिया गया ओलिव रिडले टर्टल्स, उनको ओलिव कलर्ड मिला। डैश दे ग्रो टू अबाउट 2 feet in dash and reportedly meet at 1,000 kilometers from the Anjrale. These turtles come to the beach to lay. ले के बाद आगे आ गया हमारा एक fill in the blanks पूछा गया, इसमें क्या होगा, to lay, ले क्या, अब क्या ले करेंगे हमारे टर्टल्स। तो देखिए यहाँ पर अब हमें fill in the blanks करना, ये काफी इजी है। देखिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 1 स्नेक, फिश, एनिमल, टर्टल। द सी टर्टल्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ओलिव कलर्ड। तो उनके ओलिव कलर्ड की वजह से उनको नाम मिला है। तो यहाँ पर सही वर्ड आएगा टर्टल्स। तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पर बात करी जा रही है टर्टल्स को लेकर। अगला आता है हमारा विंग, शेल्स, फेदर्स, ब्रेक। तो हम देखते हैं ओलिव कलर्ड, तो देखो टर्टल जो होता है ना उसके ऊपर एक इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ से उसके पैर होते हैं, फिर सामने से उसका सर होता है, फिर पीछे से पैर होते हैं। तो जो हमारा टर्टल होता है इसके ऊपर वाले खोल को हम क्या बोलते हैं, क्या हम इसे पंख बोलेंगे, या उसे हम फेदर्स बोलेंगे, या बीक बोलेंगे, चोंच बोलेंगे, शैल। उसको हम सही वर्ड जो है शैल बोलेंगे, उसको शैल बोलेंगे। तो ओलिव कलर्ड शैल की वजह से उनको नाम मिला ओलिव रिडेड टर्टल। दे ग्रो टू अबाउट 2 feet in and reportedly mate at around 1,000 kilometers from the अंजराले। तो ये क्या है, दे ग्रो टू अबाउट 2 feet in, तो ये ग्रो करते हैं 2 feet in। ग्रोथ होगा क्या, 2 feet, देखिए 2 feet क्या होती है, गहराई में नहीं बढ़ेंगे, टर्टल गहराई में थोड़ी ना बढ़ेंगे, वेट सबसे पहले काटिए, वेट हो गया और ये हो गया 2 feet ग्रोथ
या 2 फीट लेंथ, तो सही वर्ड होगा, लेंथ की यूनिट है ये हमारी, तो 2 फीट लेंथ, यानी ये 2 फीट लेंथ बड़े होते हैं। एंड रिपोर्टेडली मेट एट 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अंजराले, तो वो कहाँ पर मेट करने आते हैं? अंजराले। तो अंजराले फेस्टिवल में आएंगे, बीच पे आएंगे, सी आएंगे, सैंड पे। तो जब आपका फेस्टिवल हो रहा है तो ये सी के अंदर तो होगा नहीं, ठीक है। तो जो सैंड है वो सैंड कहाँ पर रहती है? बीच पे, तो वो बीच पे आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा अंजराले बीच। तो कहाँ पर आएंगे? बीच। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें? लास्ट क्या है? दीज टर्टल्स कम टू द बीच टू ले। अब ये टर्टल्स क्या करने आते हैं? यंग वंस, एग्स, पेबल्स, शेल्स। तो अगर आपको पता हो तो जो टर्टल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, तो दे ले एग्स। तो देखिए बर्थ के बाद कभी एग्स नहीं आएगा, आप बर्थ कभी भी देते हो तो वो यंग वंस को देते हैं। तो जब भी कोई एनिमल बर्थ देता है तो बर्थ यंग वंस, बर्थ के आगे यंग वंस आता है। तो ले के आगे लिए, ले के लिए हमें क्या लगेगा? एग्स। तो ले के लिए हम क्या यूज करते हैं? एग्स। पेबल्स पत्थर हो गया, शेल्स कोई नहीं आता है, तो जो भी आपका जो ले होगा वो होगा हमारा एग्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पैसेज खत्म हुए, प्रैक्टिस पैसेज। इसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो भी हमारे लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में पैसेज, वो सब भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही में हमें किन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो क्लोज टेस्ट में आपको कुछ बातें जो याद रखनी है वो ये है कि आप हमेशा क्लोज टेस्ट में अपनी ग्रामर को अच्छा रखें, आपको पता हो कि किस टाइम के बारे में क्लोज टेस्ट है। अगर कोई फैक्ट है, कोई जनरल फैक्ट है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में ही रखा जाएगा अनलेस वो किसी टाइमलाइन या किसी इंसिडेंट के साथ जुड़ा ना हो। उसके साथ आप अपनी वोकैब यानी शब्दकोश और व्याकरण के साथ साथ आप अपने रीडिंग स्किल्स, किस तरीके से आप पैसेज को पढ़ते हैं और उससे समझते हैं, इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि रीडिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। कैसे कि हम समझते हैं कि जो जन्म होता है वो किसको दिया जाता है? यंग वंस को दिया जाता है, और अंडे दिए ले के साथ क्या आएगा? एक्स आएगा, बर्थ यंग वंस का होता है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है कि आप कितना गहन तरीके से किसी बात पे सोच पाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, रीडिंग स्किल्स हो गए, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया। तो जब आपकी ये चीज़ें अच्छे से होंगी, मजबूत होंगी, तो आप क्लोज टेस्ट में पूरा स्कोर कर सकते हैं, यानी आप 100% स्कोर कर सकते हैं क्लोज टेस्ट में। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो हमेशा एक टेक्निक आप ये यूज़ करा करिए, उस सेंटेंस से पहले के सेंटेंस और बाद के सेंटेंसेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी हमें पता चलता है कि हमें नहीं पता होता अगर वर्ड्स हमारे 2 या 3 वर्ड सिमिलर हो जाते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो हमेशा अपने आगे या पीछे वाले सेंटेंसेस को, जो हमें सेंटेंसेस दिया हुआ है, उनको चेक करना है। उसके बाद उस हिसाब से हमें क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से हमें एग्जाम में करना है। तो अब हम प्रीवियस ईयर जो है, इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उनको ब्रीफली और अच्छे से डेप्थ में जाके उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।